हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की फर्स्ट यूनिट आज हम कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं आज फर्स्ट यूनिट में। आज का जो कंटेंट रहेगा उसमें सबसे पहले हम जानेंगे मैकेनिक्स क्या है, उसके बाद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है, मेजर ब्रांचेज ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स की क्या क्या ब्रांचेज हैं, एप्लीकेशंस ऑफ मैकेनिक्स यानी मैकेनिक्स का कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम क्या है, कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस क्या है, रिजल्टेंट फोर्सेस क्या है, और साथ में मूवमेंट ऑफ फोर्सेस एंड कपल्स विद एप्लीकेशंस जानेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम एफबीडी जिसको शॉर्टकट में बोल दिया जाता है, एफबीडी किस तरीके से बनाया जाता है क्या है, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लानर सिस्टम, फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन के टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है, मोशन ऑफ बॉडीज क्या है, वेज फ्रिक्शन, स्क्रू जैक, डिफरेंशियल स्क्रू जैक्स। आज ये हमारा कंटेंट रहने वाला है, यानी जो फर्स्ट यूनिट है सिलेबस की उसमें टोटल एक एक टॉपिक कवर किया गया है और आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तैयार किया गया है। तो आइए देखते हैं मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की ब्रांच है। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, रिलेशनशिप बिटवीन फोर्सेस, फोर्सेस के रिलेशनशिप के बारे में, मैटर के बारे में और मोशन के बारे में। ठीक, देखिए मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स या ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी रिलेशन बिटवीन अबाउट फोर्सेस। ठीक है, रिलेशंस किसके बीच में, फोर्सेस के बारे में, मैटर के बारे में और मोशन के बारे में, इनके बीच में जो रिलेशंस हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं किसमें, मैकेनिक्स में। आइए देखते हैं मैकेनिक्स जो डिवाइडेड है, मैकेनिक्स जो डिवाइडेड है वो अलग अलग रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, रिजिड बॉडी मैकेनिक्स, डिफॉर्मेबल बॉडीज मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स की ये ब्रांचेज हैं। हमें यहाँ पे जो मैकेनिक्स पढ़ना है वो रिजिड बॉडी मैकेनिक्स पढ़ना है। रिजिड बॉडी मैकेनिक्स में दो टाइप्स आ जाते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक यानी स्थिर है, रुका हुआ है, बॉडी जो है आपकी रुकी हुई है, स्थिर है, नो मोशन बिटवीन इन बॉडी। उसके बाद जो डायनेमिक है, जो मूवेबल बॉडीज है, जो अपनी जगह से दूसरी जगह प्लेस हो रही है, डिस्प्लेसमेंट आ रहे हैं, वो डायनेमिक्स मैकेनिक्स हो गई। डायनेमिक्स फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट काइनेमेटिक्स, सेकंड काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स जिसमें जो बॉडीज है आपकी उसमें एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई, विदाउट एक्सटर्नल फोर्सेस वी विल एनालिसिस, विदाउट एक्सटर्नल फोर्सेस काइनेमेटिक्स वी विल एनालिसिस, ठीक, विद एक्सटर्नल फोर्सेस। तो आइए देखते हैं इनके बारे में डिटेल में। हमें जो केवल पार्ट पढ़ना है मैकेनिक्स, जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो पढ़ाया जाता है जो रिजिड बॉडीज होती हैं, ठीक है, जो रिजिड बॉडीज होती हैं, रिजिड बॉडी क्या है, जिसमें डिफॉर्मेबल नेग्लिजिबल कर देते हैं, डिफॉर्मेशंस को हटा करके एनालिसिस किया जाता है। ठीक, डिटेल में जानेंगे रिजिड बॉडी के बारे में। और ये आपके दो पार्ट के हैं, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में मूवेबल यानी जो बॉडी है वो मूव कर रही है। मैकेनिक्स ए रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी क्या है, इज एन आइडियलाइजेशन ऑफ ए सॉलिड बॉडी दैट इज एज्यूम्ड। क्या एज्यूम किया जाता है कि उसमें कोई भी चेंजेस या डिफॉर्मेशंस नहीं आ रहा है, नॉट अंडरगो एनी डिफॉर्मेशंस आफ्टर लोडिंग और बिफोर लोडिंग। बिफोर लोडिंग भी और लोडिंग के बाद भी उसमें कोई भी डिफॉर्मेशंस नहीं आ रहा, ऐसा हम एज्यूम करते हैं और एज्यूम करने के बाद में हम एनालिसिस करते हैं। तो ये रिजिड बॉडी क्या है, हम रिजिड बॉडी मैकेनिक्स में जितना भी पार्ट मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं वो रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। और रिजिड बॉडी क्या है, ऐसी जो रिजिड बॉडी वो बॉडी है जिसमें लोड के लगने के बाद भी, ठीक, आफ्टर एक्टिंग द लोड वी एज्यूम टू नॉट अंडरगो एनी डिफॉर्मेशंस। एग्जाम्पल, रोटेशन ऑफ ए फैन, फैन रोटेट कर रहा है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस बहुत माइनर लेवल पे देखें, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशंस आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन हम उसको कंसीडर नहीं करते डिफॉर्मेशन को। तो रोटेशन ए फैन या मूविंग ए कार, कार मूव कर रही है,
कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं टायर में, इंजन्स में, या जो विंड की वजह से उसमें जो भी उसमें जो डिफॉर्मेशंस आ रहे हैं, लेकिन उन सबको हम नेग्लिजिबल कर देते हैं, नोट कंसीडर कर देते हैं, उसके बाद हम स्टडी करते हैं। तो ये आपका रिजिड बॉडी कहलाता है। आई होप कि रिजिड बॉडी आपको समझ में आया होगा। इट इज द साइंस ऑफ हाउ ऑब्जेक्ट मूव। मैकेनिक्स क्या है? इट इज द साइंस ऑफ हाउ ऑब्जेक्ट मूव एंड द फोर्स दैट कॉजेज रिजल्ट फ्रॉम दैट मोशन। It is the study of motion of a material object undergo action of forces. Mechanics is divided into branches like as statics, ठीक है, statics, dynamics दो पार्ट में अभी हमने देखा था। फर्स्ट था काइनेमेटिक्स, सेकंड था काइनेटिक्स। कॉजेज ऑफ मोशन यानी जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनको एक्ट करा के जब बॉडी मूव करती है उस पर एक्सटर्नल जो बाहरी बल है उसको लगा करके उसको मूव कराते हैं, तो वो काइनेटिक्स पार्ट आ जाता है। काइनेमेटिक्स डिस्क्रिप्शन ऑफ ए मोशन, केवल मोशन होता है, ठीक है, इंटरनली वो मूव करती है, उस पर बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता, उस बॉडी को या उस सिचुएशन को काइनेमेटिक्स कहा जाता है। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, स्टैटिक में ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है, तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट काइनेमेटिक्स, बॉडी मूव कर रही है लेकिन विदाउट एक्सटर्नल अप्लाइंग फोर्सेस। काइनेटिक्स कॉजेज ऑफ मोशन विद द अप्लाई ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। आइए बात करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की। अभी हमने देखा मैकेनिक्स क्या था। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज द एप्लीकेशंस ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। वहां पर फिजिक्स का केवल लिखा हुआ, यहां पर ऐड हो गया मैथमेटिक्स और ऐड कर दिया हमने। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स टू स्टडी करना किसके बारे में? इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस के बारे में, मोशन ऑन फिजिकल बॉडीज के बारे में, फॉर्मिंग फाउंडेशंस फॉर मेनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स लाइक एज सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया एंड एयरोस्पेस इंजीनियरिंग हो गया, इन सब में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, क्या है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में? फिजिक्स और मैथमेटिक्स जो फोर्स अप्लाई कर रहे थे, जो रूल्स में जो रूल बने हुए हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो आपके नियम बने हुए हैं, जो अलग अलग साइंटिस्ट ने नियम दिए हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम जब फोर्सेस का एनालिसिस करते हैं किसके? मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग, तो वो आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहलाता है। मेजर ब्रांचेज ऑफ मैकेनिक्स, मेजर ब्रांचेज ऑफ मैकेनिक्स की क्या है? क्लासिकल मैकेनिक्स है जो कि आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड है। स्टैटिक्स है, काइनेमेटिक्स है और काइनेटिक्स है। स्टैटिक ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, काइनेमेटिक्स ऑब्जेक्ट मूवेबल है बट विदाउट एक्सटर्नल फोर्सेज। काइनेटिक्स में जो आपकी बॉडी मूव कर रही है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्सेज। क्वांटम मैकेनिक्स है और अप्लाइड मैकेनिक्स है। क्लासिकल मैकेनिक्स दिस इज द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ ए मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। जो मैक्रोस्कोपिक जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके, जो बड़े लेवल पे ऑब्जेक्ट हैं, उनके मोशन के बारे में स्टडी कराते हैं। ठीक है, लाइक एज कार हो गया, ठीक है, प्लैनेट्स हो गया, विदाउट कंसिडरिंग क्वांटम इफेक्ट, इट इज कॉल्ड क्लासिकल मैकेनिक्स। जो हम पढ़ते हैं, जो क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है, क्या क्या है? मैकेनिक्स है 2 पार्ट में डिवाइडेड है। स्टैटिक्स है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, डायनेमिक्स है, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स है। ये हम डिटेल में जान चुके हैं। स्टैटिक्स स्टडी ऑफ फोर्सेज ऑन ऑब्जेक्ट दैट आर रेस्ट। जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके वो किस तरीके से रेस्ट में हैं, रुके हुए हैं, स्थिर हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स ये फोर्सेज हैं आपके, ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, यहाँ पर अप्लाइड फोर्स लगाया, इसके अपोजिट में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, और ये ग्रेविटी फोर्स है और ये नॉर्मल फोर्स है। तो ये एक्स और वाई डायरेक्शंस में है। ठीक, यहाँ पर अगर किसी भी बॉडी को हम इस तरीके से पुश कर रहे हैं, इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो एक अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, जिस पर ये बॉडी रखी हुई है, जिस सरफेस पर है, तो वो सरफेस इसको रोकने की कोशिश करेगी अगर हम इसको पुश करते हैं। तो जो अपोजिट डायरेक्शन है वो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स। और ये ग्रेविटी फोर्स हो गया जो डाउनवर्ड में, जो वेट की वजह से नीचे को डाउन में जा रहा है। ठीक, और इसके अपवर्ड जब ये डाउन में जा रहा है तो बैलेंस करने के लिए एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं जो आपकी बॉडी रेस्ट पर है।
काइनेमेटिक्स की बात करते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, ठीक है, वेलोसिटी या एसिलेशन विदाउट कंसिडरिंग फोर्सेस कॉजिंग इट। इसकी मतलब जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं बाहर से बिना लगाए, बिना कंसीडर किए, ये क्या है, वेलोसिटी है, एसिलेशन आ रहा है, ठीक, पोजीशंस हो रही है, चेंज हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, तो ये आपका काइनेमेटिक्स कहलाता है। यहाँ से हम देख रहे हैं ये बॉडी थी ऑब्जेक्ट, यहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई, ठीक है, ये वेलोसिटी या एसिलेशन ये इसमें लग रहा है। आइए बात करते हैं काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में क्या है, स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ मोशन विच आर फोर्सेज, यानी बाहर से एक्सटर्नल फोर्सेज लग रहे हैं उसकी वजह से उसमें कॉजेज आ रहा है। यहाँ पे अप्लाइड फोर्स, इस बॉडी पर हमने इधर को खींच रहे हैं, अप्लाई हमने फोर्स कर दिया, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स आ गया, ठीक है, इसका जो अपना वेट था, वेट की वजह से डाउन में भी एक फोर्स लग रहा है और वेट की वजह से एक नॉर्मल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर है। क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स में जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो अप्लाई होती है टू द एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल पर वेयर द रूल्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स नो लॉन्गर अप्लाई, वो आपका क्वांटम मैकेनिक्स कहलाता है। अप्लाइड मैकेनिक्स क्या है, दिस ब्रिज द गैप बिटवीन थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशन इन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। It includes mechanics of rigid body like statics, deformable bodies like solid mechanics and fluid mechanics। ये आपका applied mechanics कहलाता है। Applications of mechanics की बात करते हैं। Applications of mechanics इंजीनियरिंग में और अदर साइंसेज में इसका यूज़ किया जाता है। आइए देखते हैं इंजीनियरिंग में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ऑटोमोटिव डिजाइन में, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में, ठीक है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में और रियली हैविली ऑन मैकेनिक्स में। अदर साइंसेज में कहाँ यूज किया जाता है, मैकेनिक्स इज ऑल्सो यूज इन फील्ड लाइक एज ऑर्थोपेडिक्स में, ठीक है, ऑर्थोपेडिक्स जो हड्डियां होती हैं हमारी उसमें, टू अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इकोनॉमिक्स टू अंडरस्टैंड द मैकेनिक्स ऑफ ए सिस्टम। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में सिविल की बात करते हैं। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में जो टेक्निकल सेक्शन में यूज किया जाता है, सॉइल मैकेनिक्स में यूज किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज किया जाता है, वाटर रिसोर्सेज हैं यानी जो फ्लूइड मैकेनिक्स है वहाँ पर इसका यूज किया जाता है, जो इरिगेशन के जो वाटर जो स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में स्टैटिक्स की अगर बात करते हैं हम तो वेट ऑन नॉन मूविंग फर्नीचर्स हो गया, ठीक है, इंश्योर स्टेबिलिटी विद कांस्टेंट डेड लोड हो गया, ठीक, जो भी आपके फर्नीचर्स या जो भी स्ट्रक्चर्स एक जगह रुके हुए हैं जो डेड लोड की वजह से स्थिर हैं, डेड लोड जिन पे अप्लाई हो रहा है अपने वजन के कारण, उन पे लगा हुआ है, रुका हुआ है, उनको निकालने में, कैलकुलेट करने में। डायनेमिक की अगर बात करते हैं तो टाइम वेरिंग डायनेमिक फोर्सेस लाइक एट विंड गस्ट हो गया, विंड गस्ट हो गया, सिस्मिक एक्टिविटी हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ट्रैफिक वाइब्रेशन हो गया, ठीक है, यहाँ पर डायनेमिक के केस आ गया। स्ट्रक्चरल एनालिसिस में इन्वॉल्व्स कैलकुलेटिंग इंटरनल फोर्स जैसे स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, यूजिंग मेथड लाइक एज फाइनाइट FEM मेथड हो गया टू प्रिडिक्ट परफॉर्मेंस एंड प्रिवेंट फेलियर। यानी इसका जो यूज़ है स्ट्रक्चर में, चाहे आपका जो टेक्निकल है, ट्रांसपोर्टेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ब्रिजेस हैं, ठीक है, इन सभी में मैकेनिक्स का यूज़ किया जाता है। जो टेक्निकल के फील्ड में देखते हैं फाउंडेशन डिजाइन में, फाउंडेशन को डिजाइन करने में अगर लोड अप्लाई कर रहे हैं तो कितना मूवमेंट आएगा, कितना, यहाँ पर कैलकुलेट करने में इसका यूज किया जाता है। स्लोप स्टेबिलिटी में रिटेनिंग बॉल्स होती हैं, वहां पर भी मैकेनिक्स का यूज किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, रोड और पेवमेंट, यानी पेवमेंट जो बीच वाला पार्ट होता है हमारे, जो मेन पार्ट होता है रोड का जिस पे व्हीकल मूव करते हैं वो पेवमेंट है। रोड एंड पेवमेंट को, ठीक, ब्रिजेज में एनालाइजिंग, जो ब्रिजेज हैं उसमें वाइब्रेशन क्रिएट होता है, कितना फोर्स लग रहा है, किस फोर्स की वजह से हम किस जो मेंबर पर कितना फोर्सेज आ रहा है। ट्रस, जो ब्रिज होता है, ट्रस अगर बना हुआ है तो ट्रसेस के हर मेंबर में कैलकुलेट करने में इसका यूज किया जाता है मैकेनिक्स का। वाटर रिसोर्सेज वाले स्ट्रक्चर में डैम हो गया, फ्लड कंट्रोल सिस्टम हो गया, ठीक है, पाइपलाइंस हो गया, चैनल्स हो गया, इन सब में इसका सिविल इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है, किसका, मैकेनिक्स का। तो रिजिड बॉडी
इक्विलिब्रियम। आइए देखते हैं, रिजिड बॉडी हमने जाना था। रिजिड बॉडी क्या थी? जिस पर हम जो भी बॉडी है उस पर अगर एक्सटर्नल फोर्स भी अप्लाई कर दें, डिफॉर्मेशन अगर आ रहा है तो हम एज्यूम करते हैं कोई उसमें डिफॉर्मेशन नहीं आ रहा, तो वी विल कंसिडर विदाउट डिफॉर्मेबल बॉडीज। ठीक है, विदाउट डिफॉर्मेबल बॉडीज यानी उसमें कोई भी डिफॉर्मेबल नहीं आ रहा, ऐसी बॉडी को हम कंसीडर करते हैं। लोड अप्लाई होने के बाद भी उसी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। रिजिड बॉडी को इक्विलिब्रियम में कर देते हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में किस तरीके से करते हैं? बॉडी ऐसा एज्यूम करते हैं हम, जो बॉडी है आपकी या तो रेस्ट में है या बॉडी कांस्टेंट वेग से, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव कर रही है। रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम इज द स्टेट वेयर ए बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। या तो रेस्ट में है या फिर अगर वेलोसिटी किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तभी हम एनालिसिस कर पाते हैं और तभी इस रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम को हम अप्लाई कर पाते हैं। मीनिंग इट इज नॉट अंडरगोइंग एनी चेंजेस इन इट्स लीनियर और एंगुलर मूवमेंट, यानी कोई भी लीनियर और एंगुलर मूवमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं आता। ये तो अगर मूव कर रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, या फिर रेस्ट में है तो बॉडी रेस्ट में है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा। तो ये कंडीशंस कहाँ अप्लाई होती है रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम की? जब हमारी बॉडी, जब कोई भी ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में है या फिर अगर मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे, चाहे लीनियर मूवमेंट हो या एंगुलर मूवमेंट हो। यहां पर हम देख रहे हैं एक फोर्स ये है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स यहाँ पर लग रहे हैं। ठीक है, इक्वल अपोजिट फोर्स की वजह से ये बैलेंस करे हुए है, ये रोटेट नहीं हो रहा। तो ये कंडीशन क्या है? रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। दिस कंडीशन इज अचीव्ड व्हेन वेक्टर सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस इज 0। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? वेक्टर ऑफ सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, वेक्टर ऑफ सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस is equal to 0. Vector of sum of all external movements या torque is equal to 0. इस conditions के according equilibrium, rigid body equilibrium conditions के according sum of all external forces, sum of the vector sum of all external forces equal to 0 या sum of या vector sum of all external movements यानी torques is equal to 0। यहां पर आप देख सकते हैं, अगर आप स्थिर हैं या आप खड़े हुए हैं, इट मीन्स जो आपका ग्रेविटी फोर्सेस है वो डाउनवर्ड में लग रहा है। आपका जो बॉडी का वेट की वजह से जो नीचे को फोर्स लग रहा है, उतना ही अपोजिट फोर्स यानी नॉर्मल रिएक्शंस अपोजिट डायरेक्शंस में लग रही हैं, जो हमें स्थिर बनाए हुए हैं। हम खड़े हुए हैं, खड़े हुए तभी हैं जब जितना वजन हमारा नीचे को जा रहा है, ठीक है, जितना वेट नीचे को जा रहा है पैर के थ्रू, उतना ही वेट नीचे से, उतनी ही रिएक्शंस हमें रोके हुए हैं, तभी हम बैलेंस में हैं, अदरवाइज बैलेंस में नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, इसका जो वेट है, टोटल वेट, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, उतनी ही रिएक्शंस, उतना ही अपोजिट फोर्स, ठीक, वो अपवर्ड डायरेक्शंस में लग रहा है। ये फ्री बॉडी डायग्राम है, तभी आप स्टेशनरी पर्सन है, तभी आप रुके हुए। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम्स की बात करते हैं तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशन में लीनियर और रोटेशनल में रोटेट होना, किसी पॉइंट के अबाउट मूव करना। तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम्स की बात करते हैं पहले। तो ट्रांसलेशन में क्या होगा? सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडीज इक्वल टू 0। वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडीज इक्वल टू 0। ये कंडीशंस आपकी ट्रांसलेशंस इक्विलिब्रियम की है। दिस एम्प्लाइज बॉडीज लीनियर एसिलेशंस इज 0, यानी जो एसिलेशंस हो रहा है उसमें वो क्या है? implies that body's linear oscillation is 0, so it will remain at rest or continue moving with a constant velocity। ये जो कंडीशंस है आपकी किस तरीके से होगी? बॉडी जो है आपकी लीनियर एसिलेशंस 0 कब होगा? जब उसमें जो बॉडी आपकी है तो रेस्ट में हो या मूव भी कर रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, अगर मूव भी कर रही है, वो हमने अभी पहले देखा था थोड़ी देर पहले रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम्स की कंडीशंस में, ये जो पॉइंट है ये पहले ही हमने नोट कर लिया था।
रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या है, सम ऑफ ऑल मूवमेंट्स यानी टॉर्क, सम ऑफ ऑल मूवमेंट्स या हम टॉर्क भी बोल सकते हैं, वेक्टर सम ऑफ ऑल मूवमेंट्स या टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट एनी पॉइंट, यहाँ पर मूवमेंट की बात हो गई तो अबाउट एनी पॉइंट इज जीरो, समीशन ऑफ मूवमेंट या समीशन ऑफ वेक्टर समीशन ऑफ ऑल मूवमेंट्स एक्टिंग ऑन द बॉडीज अबाउट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट के अबाउट इक्वल टू जीरो होगा। और यही कंडीशंस का हम एनालिसिस करके अपने स्ट्रक्चर्स का एनालिसिस करते हैं, फोर्सेज निकालते हैं। इन कंडीशंस को हमें आगे यूज करना है, फर्दर यूज करेंगे हम। बॉडी एंगुलर एक्सीलरेशंस इज जीरो, इट्स एंगुलर जो वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी या तो जीरो है, एंगुलर एक्सीलरेशंस या तो जीरो है या फिर एंगुलर वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट या कांस्टेंट है। अभी ट्रांसलेशंस में वेलोसिटी कांस्टेंट थी, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी या तो रेस्ट में था ऑब्जेक्ट या जो लीनियर वेलोसिटी थी वो कांस्टेंट थी, और इसमें रोटेशनल के केस में जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट में है या ऑब्जेक्ट आपका क्या है, रेस्ट में रहे। आइए बात करते हैं एनालिसिस और एप्लीकेशंस की। एनालिसिस किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है या किस इसका एप्लीकेशन कहाँ है। तो फ्री बॉडी डायग्राम, पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फिर सपोर्ट्स रिएक्शंस निकालेंगे, आफ्टर दैट वी विल एप्लीकेशन, वी विल अप्लाई कंडीशन। तो फ्री बॉडी डायग्राम, द फर्स्ट स्टेप सोल्विंग एन इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स इज द क्रिएट ए फ्री बॉडी डायग्राम। फर्स्ट स्टेप जो है एनालिसिस करने का वो क्या है, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम को सोल्व करने का सबसे पहला स्टेप आपका एफबीडी आपको बनाना होगा, ठीक है। एफबीडी यानी फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना होगा। प्रॉब्लम इज क्रिएट ए फ्री बॉडी डायग्राम विच आइसोलेट द बॉडी एंड शोज ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज एंड मूवमेंट्स एक्टिंग ऑन इट। जितने भी जो एक्सटर्नल फोर्सेज उस पर लग रहे हैं वो वहां पर हमें शो कराने होंगे, एक्सटर्नल फोर्सेज और साथ में मूवमेंट भी। सपोर्ट रिएक्शंस, उसके बाद हम सपोर्ट रिएक्शंस निकालेंगे, जो उस बॉडी को एक्सटर्नल बाहर से जो सपोर्ट लगी हुई हैं उनकी रिएक्शंस, उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। बॉडी इज सपोर्टेड कांस्टेंट सपोर्ट्स एक्सर्ट रिएक्शंस फोर्सेज और मूवमेंट दैट रेजिस्ट मोशन, जो मोशन को रोके हुए हैं बाहर वाले इक्वेशंस को। उसके बाद इसका एप्लीकेशंस करेंगे। एप्लीकेशंस में हमें क्या करना है, एनालाइजिंग रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम, रिजिड बॉडी को इक्विलिब्रियम को एनालाइज करना है, ठीक है। जो बीम है, ट्रस है या अदर स्ट्रक्चर है उसमें फोर्सेस को निकालना है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इट इज यूज्ड टू डिजाइन कंपोनेंट्स, जैसे गियर्स हो गया, लीवर हो गया, मशीन्स हो गया, यहाँ पर इन सब का यूज किया जाता है। आइए बात करते हैं कोप्लानर की। देखिए कोप्लानर, कॉन करंटेड, ठीक है, कॉन करंट ये फोर्सेस होते हैं। तो कोप्लानर क्या होता है, ऑल फोर्सेस लाई इन द सेम प्लान। कोप्लानर यानी कोप्लानर मतलब सेम प्लान में, जो एक ही प्लान में, ठीक है, जो एक यानी जो आपका सेम प्लान में अप्लाई होता है। जितने भी फोर्सेस हैं अगर सेम प्लान में अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, ऑल फोर्सेस लाई इन द सेम 2D प्लान, ऑल फोर्सेस लाई इन द सेम 2 डायमेंशनल प्लान में जब हम यूज करते हैं तो उसको कोप्लानर कहा जाता है। ए फोर्स सिस्टम इज सेड टू बी कोप्लानर। एक फोर्स सिस्टम हम कोप्लानर कह सकते हैं कब, जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेज लाई इन द वन प्लान। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेज, लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेज, जो जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं उन सभी का जो लाइन का एक्शन है वो एक ही प्लान में है वो एक ही प्लान में है, तो हम उसको बोल देते हैं कोप्लानर, यानी एक ही प्लान में। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये क्या है, आपका कोप्लानर सिस्टम है। जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस है, जितने भी फोर्सेस हैं वो एक ही प्लान में है, इसलिए हमने इसको कोप्लानर फोर्सेस बोल दिया। आइए बात करते हैं कॉन करंट। कॉन करंट, जितने भी फोर्सेस हैं वो एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ठीक है। कॉन करंटेड फोर्सेस कौन से हैं, जितने भी फोर्सेस हैं वो इनवर्ड या आउटवर्ड वो एक ही पॉइंट से मीट कर रहे हैं या एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, या इनवर्ड या आउटवर्ड एट ए वन पॉइंट is called concurrent forces. Line of action of all forces meet a single or a common point.
लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेज, line of action of all forces meet a single point or a common point. A force system is said to be concurrent if the line of all forces intersect at a common point. किसी भी common point पर इधर से कोई फोर्स आ रहा है, इधर से कोई फोर्स आ रहा है, इस डायरेक्शन से फोर्स आ रहा है, तो एक पॉइंट पर ये मीट कर रहे हैं, ये क्या आपका कॉन्करेंटेड फोर्सेज हैं। या एक फोर्स से इधर से निकला, एक फोर्स इधर से निकला, एक ही पॉइंट से ये जा रहे हैं, तो इसको भी हम कॉन्करेंट फोर्सेस बोलते हैं। आइए देखते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस के बारे में। ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, F1 F2 F3 F4 F5 तक ये फोर्सेस लग रहे हैं और एक ही पॉइंट से ये इनवर्ड या आउटवर्ड हो रहे हैं, मीट कर रहे हैं एक और पॉइंट पर, तो इसी को हम कॉन्करेंट बोल देते हैं। कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस, कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस यानी एक ही प्लान में और एक ही जगह मीट करें तो उसको हम कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स कहते हैं। कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स आर फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन lie in the same plan and intersect at a single point। अभी कॉम्बिनेशन बना दिया दोनों का, पहले कोप्लानर, उसके बाद कोप्लानर फोर्सेस देखे, उसके बाद कॉन्करेंट फोर्सेस देखे। अब एक साथ कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स अगर हम देखें तो एक ही प्लान में और एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहे हों तो उसको हम बोल देते हैं कि ये कैसा है, कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस है। डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये जो डायग्राम है, जो भी फोर्सेस आपके लग रहे हैं, 1 2 3 फोर्सेस जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये कैसे हैं, कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस हैं। आइए रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस क्या होता है। रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस इज द सिंगल नेट फोर्स दैट is the vector sum of all forces acting an object representing overall effect of these forces। देखिए फोर्सेस ऑफ रिजल्टेंट या रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, जितने भी फोर्सेस एक अभी कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स में हमने देखे, उन सब का क्या है, एक सिंगल फोर्स है, ठीक है, उन सब का एक सिंगल फोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, या हम कह दें कि नेट फोर्स हम निकाल लेते हैं। नेट फोर्स जो कहलाता है वो ही आपका रिजल्टेंट फोर्स होता है, ठीक है। वेक्टर सम ऑफ क्या है, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं, जितने भी फोर्सेस हैं, उन सब का क्या होता है, वेक्टर सम होता है, ठीक है। सम ऑफ ऑल फोर्सेस का जो वेक्टर सम है ऑल फोर्सेस का, वो एक फोर्स में हम कन्वर्ट कर लेते हैं या नेट फोर्स बोल देते हैं, वही क्या आपका रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस है। इस तरीके से आप देख सकते हैं F1 F2 F3 तीन फोर्सेस ये लग रहे हैं और तीनों फोर्सेस को हम रिजल्टेंट फोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। पहले हम जो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है, टोटल फोर्सेस अबाउट x एक्सिस इक्वल टू 0, आफ्टर दैट वी विल टोटल फोर्सेस इन y डायरेक्शन इक्वल टू 0। ये कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग हम इनको दो पार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, x एक्सिस में और y एक्सिस में। तो x एक्सिस आपका ये वाला पार्ट x एक्सिस का है और ये पार्ट जो है आपका ये y एक्सिस का है, ठीक है। x और y एक्सिस में हम ये फोर्सेस को निकाल लेंगे। तो पहले x एक्सिस में देख लेते हैं, ये फोर्सेस ना तो x एक्सिस में आ रहा है और ना ही y एक्सिस में आ रहा है, तो इस फोर्सेस का क्या बना लेंगे, कंपोनेंट ले लेंगे। तो ये यहाँ पर कंपोनेंट F3 cos 60, F3 sin 60, F3 sin 60, F3 cos 60, यानी इसके हमने कंपोनेंट ले लिए। अब x एक्सिस में आ गए और y एक्सिस में आ गए। तो समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन y एक्सिस इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फोर्सेस यानी जो x डायरेक्शन में है इनको हम प्लस ले लेंगे जो राइट डायरेक्शन में है, और जो आपके
अपोजिट डायरेक्शन में है यानी लेफ्ट डायरेक्शन में है, लेफ्ट डायरेक्शन में है एक्स एक्सिस पर, उसको हमने निगेटिव ले लिया इस साइन के साथ में। F1 पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस पर दो फोर्सेस हैं, F1 माइनस ये निगेटिव डायरेक्शन में है तो इसको F3 cos 60 और इक्वल टू 0 बोल दिया। ये आपका Fx आ गया यानी Fx नेट फोर्स आ गया, Fx नेट आ गया। ठीक है, ये जो वैल्यूज आएगी वो क्या आ गई, नेट आ गई। यहां से नेट फोर्स हमने निकाल लिया, Fx नेट फोर्स आ गया। ठीक, ये नेट फोर्स आ गया। इसी तरीके से हम बाई डायरेक्शन में निकालेंगे, बाई डायरेक्शन में नेट फोर्सेस निकाल लेंगे। तो बाई डायरेक्शन में जो अप है उसको हमने प्लस ले लिया। ठीक है, जो डाउनवर्ड फोर्सेस हैं जिनका डायरेक्शन डाउन में है उनको हमने नेगेटिव ले लिया। तो एफ वाई नेट कितना, ये अप है F2 माइनस ये डाउन है F3 sin 60। यहां से वैल्यूज निकाली Fx नेट की और Fy नेट की। अब रिजल्टेंट फोर्सेस रिजल्टेंट फोर्सेस इक्वल टू जो नेट फोर्स x डायरेक्शन में निकाला है Fx नेट जो है उसका स्क्वायर प्लस जो Fy डायरेक्शन में नेट फोर्स निकाला है उसका स्क्वायर। यहां से रिजल्टेंट फोर्सेस निकल के आ जाएगा, यहां से ये रिजल्टेंट फोर्सेस कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। वेक्टर के साथ लेंगे। ठीक है, अगर ये दोनों पॉजिटिव आते हैं, Fx नेट की वैल्यूज पॉजिटिव आती है, Fy नेट की वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो इट मीन्स ये इस वाले क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यानी ये प्लस प्लस। ठीक है, और ये आपका प्लस माइनस और माइनस माइनस और ये माइनस प्लस। तो दोनों की वैल्यूज अगर यहाँ से प्लस प्लस आती है तो इस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, यानी जो फोर्सेस होगा आपका, जो रिजल्टेंट फोर्सेस होगा वो इस तरीके से कहीं जा रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से कहीं जा रहा होगा, उसकी वैल्यूज Fr यहाँ पर कैलकुलेट हम कर लेंगे। इनके अकॉर्डिंग, इस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे डायरेक्शंस क्या है जो रिजल्टेंट फोर्सेस होगा। तो तीनों फोर्सेस का हमने एक फोर्स कन्वर्ट कर लिया, उसी को हमने जो नेट फोर्स में कन्वर्ट कर लिया तीनों फोर्सेस का, इस ऑब्जेक्ट पर जो लग रहे हैं उसी को हमने क्या बोल दिया, उसी को हमने बोल दिया कि ये क्या है, रिजल्टेंट फोर्सेस है। आइए देखते हैं मेथड क्या है। मेथड में जो हमने अभी स्टेप किए हैं वही स्टेप यहाँ पे हम देखते हैं। मेथड क्या है, लीनियर रिजल्टेंट फोर्सेस को फाइंड आउट करने के पहले कोलिनियर फोर्सेस बना लीजिए, उसके बाद में परपेंडिकुलर फोर्सेस देख लीजिए, और फोर्सेस एट एन एंगल पर हैं उन फोर्सेस को देख लीजिए। तो यहाँ पे हमने दोनों कोलिनियर फोर्सेस भी देख लिए, परपेंडिकुलर फोर्स भी देख लिए, और जो किसी एंगल पर फोर्स था जो F3 था उसको भी हमने उसी में कन्वर्ट कर लिया, कोलिनियर में या परपेंडिकुलर फोर्सेस में। कोलिनियर फोर्सेस जो फोर्सेस आपके एक्ट हो रहे हैं सेम लाइन में, यू कैन सिंपली ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर डायरेक्शंस, ये कोलिनियर हो गया। परपेंडिकुलर फोर्सेस जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, टू फोर्सेस एट एंड 90 डिग्री पर है। ठीक है, जो पाइथागोरम प्रमेय थ्योरम के अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्सेस हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये फॉर्मूला हम अप्लाई भी कर चुके हैं, जो स्टेप जो मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया था। फोर्सेस एट एन एंगल, किसी भी कोई एंगल पर कोई फोर्स है तो हम उसको क्या करेंगे, कंपोनेंट में ब्रेक कर लेंगे। जो अभी हमने किया भी था कंपोनेंट में, उसको ब्रेक कर लेंगे। सम ऑफ कंपोनेंट का हम क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। कैलकुलेट रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, कैलकुलेट द रिजल्टेंट डायरेक्शन हम निकाल देंगे। मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क की बात करते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स, आइए टॉर्क की बात करते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट लिया जाता है। ठीक, किसी भी पॉइंट के अबाउट या किसी भी एक्सिस के अबाउट लिया जाता है। तो डेफिनेशन देखते हैं। टेंडेंसी ऑफ ए फोर्स, टेंडेंसी ऑफ ए फोर्स, फोर्स की टेंडेंसी टू कॉज रोटेशन अबाउट एन एक्सिस, किसी एक्सिस के अबाउट, किसी पॉइंट के अबाउट, किसी पॉइंटेड पॉइंट के अबाउट उसको रोटेट कराने की टेंडेंसी,
ठीक है। सपोज करो जैसे कोई ये पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक ये लोड लग रहा है, कोई बीम है, यहाँ पे रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो ये रोटेट क्या करा रहा है, यहाँ पे जो भी लोड लग रहा है वो रोटेट करा रहा है किसी भी पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट। तो इसको रोटेट कराएगा, जब इसको रोटेट कराएगा, ठीक है, तो वो टेंडेंसी ऑफ ए फोर्स टू कॉज रोटेशन, जो इसको रोटेशन कराने की टेंडेंसी रख रहा है किसी भी पॉइंट के अबाउट, वो पॉइंट ये हो सकता है, वो पॉइंट यहाँ पे हो सकता है, उसके अबाउट कितना रोटेट करा रहा है, उस फोर्स को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। इसी को हम मोमेंट बोल देते हैं। ये क्या क्रिएट करा रहा है, यहाँ पे मोमेंट क्रिएट करा रहा है। बॉडी में आप देख सकते हैं, डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये फोर्सेज लगा हुआ है और ये आपका पाइवेटेड पॉइंट है, और यहाँ से ये फोर्स की वजह से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, ये डिस्टेंस की वजह से ये डाउनवर्ड में जाने की कोशिश करेगा। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है किसी पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, इस पाइवेटेड के अबाउट क्या हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है। तो जब ये रोटेट हो रहा है उसी टेंडेंसी को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स किस तरीके से निकालते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स डिस्टेंस, जो लोड है आपका मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस D है, ये आपका मोमेंट ऑफ फोर्स हो गया, मोमेंट ऑफ फोर्स हो गया। फोर्सेस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ तक, जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, जिस पॉइंट के अबाउट मूव कर रहा है, जो रोटेशन हम क्रिएट करा रहे हैं फोर्सेस की वजह से, जिस पॉइंट के अबाउट मूव कर रहा है वहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम मोमेंट ऑफ फोर्सेस या मोमेंट भी बोल देते हैं, या टॉर्क भी बोल देते हैं। फॉर्मूले की बात करें F इंटू डी, अभी हमने देखा किस तरीके से F इंटू डी आया, डायग्राम में भी हमने देखा था। वेयर M इज द मोमेंट हो गया, F क्या हो गया, फोर्सेस हो गया, जो भी एक्ट करके हमने डायग्राम पे दिखाया था। D क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहां से कहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जहां पे पाइवेटेड टू द लीनियर एक्शन ऑफ फोर्सेस, जिस जगह फोर्स लग रहा है और जिसके अबाउट हम मोमेंट निकाल रहे हैं। एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो एप्लीकेशंस का कहाँ यूज किया जाता है, लीवर में, ठीक है। लीवर में यूजिंग ए क्रोबार टू लिफ्ट ए हैवी रॉक अप्लाइंग फोर्स एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द फंक्शन, वैलेंस स्केल में, बैलेंसिंग वेट में, बाय द इक्वलाइजिंग मूवमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ ए पाइवेटेड। आइए बात करते हैं कपल क्या है, ठीक है। कपल की बात करते हैं तो कपल क्या है, इस सिस्टम ऑफ ए टू इक्वल अपोजिट पैरेलल फोर्सेस, ठीक है। इस सिस्टम ऑफ ए टू इक्वल अपोजिट पैरेलल फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट कोइंसाइड, जिसका लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड नहीं करता है, ठीक है, पैरेलल हैं और अपोजिट डायरेक्शंस में लगे हुए हैं और इक्वल हैं, उसी को हम कपल बोल देते हैं। हुज लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट कोइंसाइड, वो उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है कभी कोइंसाइड नहीं करता, कभी भी नहीं मिलता। प्रोड्यूसिंग ओनली रोटेशन नो ट्रांसलेशन, केवल और केवल क्या प्रोड्यूस कराते हैं, रोटेशन क्रिएट कराते हैं, कभी भी नो ट्रांसलेशन, कभी भी लीनियर डायरेक्शन नहीं प्रोवाइड कराते हैं। देखिए स्टीयरिंग है, ये स्टीयरिंग है, हम पकड़ते हैं यहाँ से, एक फोर्स इधर को लगाया हमने और एक फोर्स हमने इधर को लगाया, तो इस तरीके से हम फोर्स लगा रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो गया, ठीक है। क्या क्रिएट करा रहा है, रोटेशन क्रिएट करा रहा है। ये फोर लाइन ऑफ फोर्सेस कभी कोइंसाइड कर सकते हैं, कभी कोइंसाइड नहीं कर सकते, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ ए टू इक्वल अपोजिट पैरेलल फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट कोइंसाइड प्रोड्यूसिंग ओनली रोटेशन, ठीक, इट इज कॉल्ड कपल। यहाँ पे आप देख सकते हैं F माइनस F पॉजिटिव, F माइनस F पॉजिटिव, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये क्या है, कपल है। फॉर्मूला M से इंटू एफ डी, इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, जो ये D डिस्टेंस है, F इंटू डी, ये इस तरीके से हम यहाँ से कपल निकाल सकते हैं। जो मोमेंट कपल है, ठीक है, ये कपल है, वो F इंटू डी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। MC क्या है, कपल मोमेंट हो गया, F क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वन फोर्स हो गया, और D क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया बिटवीन फोर्सेस जो आर्म है, उनके बीच की जो आर्म है। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, स्टीयरिंग व्हील में, अभी डायग्राम में भी दिखाया था ये, ठीक है, पुशिंग डाउन वन साइड एंड अदर साइड पुलिंग डाउन, ठीक। तो ये क्या है आपका कपल हो गया, यहाँ पे इसका यूज करते हैं। रेंच और स्पेनर में
यहाँ पर भी इसका यूज किया जाता है डोर हैंडल्स में, जो डोर का हैंडल होता है, दरवाजा होता है, वहां पर भी हम कपल का यूज करते हैं। या कीज में जो कीज होती है, ठीक है, लॉक की कीज होती है, उसको रोटेट कराते हैं, एक डायरेक्शन से पुश करते हैं, एक से पुल करते हैं। डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड कपल में क्या डिफरेंस है, ठीक, तो मूवमेंट रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों क्रिएट करा सकता है, ठीक है। ट्रांसलेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन मूवमेंट है, सीधी लाइन में मूवमेंट है, उसको ट्रांसलेशंस बोला जाता है। रोटेशन, रोटेशन में, ठीक है, रोटेट होना, तो कोज बोथ रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों क्रिएट हो सकते हैं मूवमेंट के अंदर, लेकिन कपल के अंदर केवल और केवल रोटेशन होगा, कोज इज प्योर रोटेशन। कपल में कोज इज प्योर रोटेशन ओनली, नेट फोर्स इज जीरो, ठीक है, द नेट फोर्स जीरो होगा, सो नो ट्रांसलेशन अकर्स, उसमें कोई भी ट्रांसलेशन नहीं होता, ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रांसलेशन अकर नहीं होता, स्ट्रेट लाइन मूवमेंट नहीं होता है, किसमें, कपल के अंदर। आइए बात करते हैं एफबीडी की, फ्री बॉडी डायग्राम की। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से हम इक्वेशंस को सोल्व करते हैं, ठीक है, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई कब करते हैं, जब आपका ऑब्जेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम में उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस है या ग्राफिकल इलस्ट्रेशंस है यूज टू विजुअलाइज द रिलेटिव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर 10 किलो हमने वजन रख दिया और F फोर्स है, हम उसको खींच रहे हैं। जब हम इसको खींच रहे हैं तो पहले तो जब ये इसका अपना वजन है, वेट की वजह से अगर ये किसी सरफेस पे रखा है तो वो डाउनवर्ड में जा रहा है, जब वो डाउनवर्ड में जा रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक नॉर्मल फोर्स लगेगा जो किसके इक्वल टू होगा, यहाँ पर एफ एन इक्वल टू होगा एफ जी के, या एफ जी जो होगा वो क्या होगा, वो टोटल वेट के इक्वल टू होगा। यहाँ पे जो एफ फोर्स है, जिस फोर्स से हम ये अप्लाइड वाला फोर्स है, जो अप्लाइड फोर्स है वो किसके इक्वल टू होगा, जब हम इसको खींचेंगे तो सरफेस के बीच में घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा सरफेस के बीच में। दो अलग अलग सरफेसेस हैं, एक को हम मूव करा रहे हैं और एक रुकी हुई सरफेस है, तो जो रुकी हुई सरफेस है उसको रोकने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो ये जो रोकने की कोशिश कर रही है वो क्या, फ्रिक्शन फोर्स है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर ये डेवलप होगा, इसके इक्वल टू होगा जो एफ एफ के इक्वल टू होगा, और फ्रिक्शन फोर्स जो इक्वल टू होता है वो म्यू एन के होता है। ये हम आगे अभी देखेंगे फ्रिक्शन वाले चैप्टर में। यहां से भी हम देख सकते हैं ये नॉर्मल रिएक्शंस हो गई आपकी, यहां से कोई भी एंगल थीटा है, ठीक है। तो यहां से जो हम जब एनालिसिस करेंगे तो ये पार्ट ये भी थीटा होगा, और ये डब्लू वेट है तो इसके कंपोनेंट जो हो जाएंगे वो डब्लू कोस थीटा और ये यहाँ पर डब्लू साइन थीटा, ये इसके कंपोनेंट हो गए डब्लू वेट के, हमने कंपोनेंट बना लिए। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई कर सकते हैं। टोटल जो वर्टिकल फोर्सेस हैं, टोटल जो वाई डायरेक्शन में फोर्सेस हैं, ठीक है, ये आपकी सरफेस हो गई, सरफेस के बाई डायरेक्शंस नॉर्मल में यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में ऑल फोर्सेस अबाउट बाई एक्सिस इक्वल टू 0, तो समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट बाई डायरेक्शन या परपेंडिकुलर टू द सरफेस इक्वल टू 0। तो कौन कौन से फोर्स हैं, एक ये आर है और माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन में है डब्लू कोस थीटा, ठीक है, इक्वल टू 0, ये वाई वाले हो गए। अगर यहाँ पर हम देखें नेट फोर्सेस की बात करें एक्स एक्सिस पर, तो समीशन ऑफ एफ एक्सिस इक्वल टू 0। कौन कौन से जो एफ अप्लाई हो रहा है, यानी जो अप्लाई वाला फोर्स है ए माइनस एफ फ्रिक्शन वाला फोर्स एफ एफ और माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू 0। एफ जो अप्लाइड फोर्स है, जो एफ एफ है जो फ्रिक्शन फोर्स है वो म्यू एन के इक्वल टू बताया था मैंने, म्यू आर के यहाँ पे रिएक्शंस आर है माइनस डब्लू साइन थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं नेट फोर्सेस, हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक।
एफ एक्स डायरेक्शन में भी और एफ वाई डायरेक्शन में भी। तो इस तरीके से हम इसका क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम का हम पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद में उसके बाद हम कंडीशंस को अप्लाई करते हैं, तब हम यहाँ से ये एनालिसिस निकालते हैं, जो भी हमें एक्सेलरेशंस, वेलोसिटी या मास जो भी हमें निकालना है तब हम कैलकुलेट करते हैं। कैसे यूज करते हैं हम फ्री बॉडी डायग्राम को, आइसोलेट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं कि जो पार्ट होता है उसको अलग कर लेते हैं, ठीक है। ड्रॉ द ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट पर जो भी फोर्सेज लग रहे हैं उनको ड्रॉ करते हैं। ऐड ऑल फोर्सेज, ऑल फोर्सेज को ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, माइनस करना तो माइनस, ठीक है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, और सम होना है तो सम कर लेंगे। लेवल फोर्सेज, फोर्सेज को लेवल में कर लेंगे, एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस में कर लेंगे। एनालाइज द फोर्स, उनको फिर रिजिड बॉडी जो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस है उनको हम एनालाइज कर देंगे। तो ये तरीका है आपका फ्री बॉडी डायग्राम को यूज करने का। जैसे कि अभी हमने फोर्स लगाया, यहाँ पे फोर्स लगाया इस बॉडी पर, तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। इसके वजह से, वेट की वजह से नीचे को बॉडी जाने की कोशिश कर रही है, तो उसको रोके हुए है, नीचे से एक नॉर्मल डायरेक्शन से लग रही है, ठीक। तो ये आपका फ्रिक्शन फोर्स भी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक्टिंग होता हुआ। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम है। फ्री बॉडी डायग्राम में बॉडी को लिया हमने, कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए कोप्लानर सिस्टम, कोप्लानर सिस्टम में इक्वेशंस ऑफ कंडीशंस क्या क्या हैं, जनरल इक्वेशंस हो गई, और कॉनकरेंट कोप्लानर सिस्टम में फोर्सेज मीटे पॉइंट की इक्वेशंस हो गई। तो जनरल इक्वेशंस की बात करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, एफ वाई इक्वल टू 0, ठीक, और समीशन ऑफ ऑल मूवमेंट, सम वेक्टर सम ऑफ ऑल मूवमेंट्स, रोटेशन इफेक्ट ऑफ द ऑल फोर्सेज अबाउट एनी, कोई भी पॉइंट हो उसके वो क्या होता है, 0 हो जाता है। समीशन ऑफ ऑल फोर्सेज या वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेज अबाउट एक्स एक्सिस इक्वल टू 0, वेक्टर फोर्सेज ऑफ ऑल फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0 या मस्ट बी 0। सम ऑफ द वेक्टर सम ऑफ द मूवमेंट्स, रोटेशन इफेक्ट, मूवमेंट्स क्या है, रोटेशन इफेक्ट है, जो भी हमने देखा था, रोटेशन इफेक्ट ऑफ ऑल फोर्सेज अबाउट एनी पॉइंट इन द प्लान मस्ट बी 0। ये जनरल इक्वेशंस हो गई, ठीक है। कॉनकरेंट कोप्लानर सिस्टम में क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ वाई इक्वल टू 0, ठीक। मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट, मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0, ये आपकी एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में। एनोदर जो मूवमेंट है आपका वो 0 है, ए के अबाउट, बी के अबाउट 0 है, ठीक है। ये ए और बी क्या है, ये पॉइंट है सेम लाइन पर। आइए बात करते हैं फ्रिक्शन की। तो फ्रिक्शन क्या है, पहले हम समझते हैं फ्रिक्शन है क्या। फ्रिक्शन दो जब सरफेस होती हैं उनके बीच में, जब भी एक बॉडी को या दोनों बॉडी को जब मूव कराते हैं उनके बीच में रेजिस्टेंस डेवलप होता है, एक दूसरे को रोकने की कोशिश करते हैं, उसी को हम फ्रिक्शन बोलते हैं। अगर हम यहाँ पर करें तो ये दोनों हाथ आप रखे हुए हैं, एक के ऊपर एक रखा हुआ है, एक को मैंने पुश किया, एक को मैंने एक के ऊपर पुश किया, तो नीचे वाली जो सरफेस है वो उसको, दोनों सरफेस जो हैं एक दूसरे के टच में हैं, और उनके टच होने की वजह से उनमें क्या उत्पन्न हो रहा है, घर्षण उत्पन्न हो रहा है, एक दूसरे को रेजिस्टेंस कर रहे हैं। जो मूव कर रही है बॉडी उसको रोकने की कोशिश कर रही है सरफेस, तो उसी को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। जो बॉडी मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये क्या आपका फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोज मोशन बिटवीन सरफेस इन कॉन्टैक्ट। व्हेन टू surfaces are in contact, force of friction acts between them। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज द फ्रिक्शन। यहाँ से हम इस बॉडी को खींच रहे हैं, तो नीचे वाली जो सरफेस है, नीचे वाली जो लाइनें हैं, जो सरफेस है, वो उसको उसकी सरफेस की वजह से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, यही क्या है, फ्रिक्शन है। ब्लू कलर से जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जो ये फोर्स लग रहा है एरो अपोजिट डायरेक्शन में, मूव बॉडी राइट डायरेक्शन में, जो फोर्स आपका लेफ्ट डायरेक्शन में, तो ये फोर्स आपका क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है, रेजिस्टेंस फोर्स है, ठीक है, जो उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इधर से पुश कर रहे हैं हम, गाड़ी मूव करने लगी, ठीक है। जब गाड़ी मूव आगे को कर रही है तो पीछे को टायर पे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स है, जो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन क्या है, ठीक है।
कारण क्या है फ्रिक्शन फोर्स लगने का? तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या है? व्हेन टू रफ सरफेसेस कम इन कांटेक्ट। ध्यान देंगे, टू रफ सरफेसेस, तो नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन फोर्स। तो टू रफ सरफेसेस कम इन कांटेक्ट एंड ड्यू टू द इरेगुलरिटीज, उनके बीच में जो सरफेसेस हैं वो रफ हैं, इरेगुलरिटीज है, ठीक है, इरेगुलरिटीज है, ऊंचा नीचा इस तरीके से है। जब जो हम माइक्रो लेवल पर हम देखते हैं जाकर के, तो सरफेसेस के बीच में क्या है, उनमें इरेगुलरिटीज है। इरेगुलरिटीज की वजह से जो फ्रिक्शन फोर्स है स्टार्ट होता है, ठीक, और अपोजिट साइड में, वो मोशन के अपोजिट साइड में उसको रोकने की कोशिश करता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यहाँ पे हम देखें ये सरफेसेस इस तरीके से सरफेसेस रहती हैं, और सरफेसेस जब हम खींचते हैं तो यही सरफेसेस, जो नेचर ऑफ सरफेस है, यही इसकी वजह से यही कॉजेज है फ्रिक्शन फोर्स को डेवलप कराने का। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन यानी बॉडी रखी हुई है, ठीक है, उसको हम मूव कर रहे हैं, ठीक, बॉडी रखी हुई है उसको मूव कर रहे हैं, मूव करने से पहले बॉडी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पाई, लेकिन हम इंटरनली फोर्स धीरे 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 बढ़ा रहे हैं, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। यानी कोई भी बॉडी है, बॉडी को हमने एक साथ हम पुश नहीं कर सकते, बड़ी बॉडी है उस पर हमने इस तरीके से फोर्स लगाया, तो फोर्स हम लगा रहे हैं बॉडी मूव करने से पहले उसमें जितने भी चेंजेस आएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, हम इस तरीके से पुश कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ अपोजिट डायरेक्शन में उस पर लगेंगे, ठीक। तो मूव करने से पहले जो मैक्सिमम वैल्यूज होगी उसको रोकने की कोशिश कर रही होगी, अपोजिट डायरेक्शन में लग रही होगी, ठीक है, सरफेसिस की वजह से, वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगी। और स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा सबसे ज़्यादा वैल्यूज होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की। स्लाइडिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन से भी इसको बोल सकते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शंस यानी जो हम एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से स्लाइड करके मूव जो बॉडी है आपकी वो क्या कर गई, स्लाइड कर गई, रोटेट कर रही है, ठीक है, मूव कर रही है, मूवमेंट में है, बॉडी मूवमेंट में है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, लेकिन जो हम अप्लाई फोर्स है वो ज़्यादा जब हो जाता है तो बॉडी क्या करने लगती है, मूव करने लगती है, ठीक। जब बॉडी मूव कर रही है, स्लाइड कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, जो आपका बॉडी है वो रोल में है। रोल मीन्स जैसे बॉल है, फुटबॉल है या बैट बॉल है, क्रिकेट बॉल है, उसको हमने जैसे ही हमने फेंका तो उसमें क्या है, रोटेशन है, तो रोटेट हो रही है, तो उसकी सरफेस पे और नीचे ग्राउंड की सरफेस पे, वहाँ से जो उसको ग्राउंड की सरफेस कुछ दूरी जाकर के रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि उसकी सरफेस के बीच में जो नेचर ऑफ सरफेस है या इरेगुलरिटीज़ हैं, अर्थ की सरफेस और जो बॉल की सरफेसेस हैं, उनके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स है जो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो धीरे धीरे एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे जैसे कम होता जाता है, वैसे ही वैसे वो जो बॉल है आपकी वो एक जगह जाकर के रुक जाती है, तो वो रोलिंग फ्रिक्शन हो गया। फ्लूइड फ्रिक्शन, जब फ्लूइड में जाते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्लूइड उसकी सरफेस, जो बॉडी की सरफेस होती है, उसको रोकने की कोशिश करते हैं, तो वो फ्लूइड फ्रिक्शन हो गया। तो आइए देखते हैं एक एक करके। ये फ्रिक्शन और टाइप्स हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया, रोलिंग फ्रिक्शन हो गया, फ्लूइड फ्रिक्शन हो गया और लिक्विड फ्रिक्शन हो गया। ये एयर रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ पे आप डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये आपकी व्हील है, व्हील को हम मूव नहीं करा रहे, केवल उसे पुश कर रहे हैं, उसमें धक्का लगा रहे हैं, ठीक है। जब उसको पुश कर रहे हैं तो रोटेट होने से पहले जो मैक्सिमम हम फोर्स लगा रहे हैं, जो उसके रोके हुए है, ठीक है, वो आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इस तरीके से यहाँ बैठ करके स्लाइड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स उनको रोके हुए है। रोलिंग फ्रिक्शन, ये रोटेट हो रहा है आपका, जब रोटेट हो रहा है तो यहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है। फ्लूइड है, वाटर के अंदर है, और ये यहाँ पे फ्लूइड में एयर भी, जब एयरक्राफ्ट हवा में जा रहा है तो उसको भी एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, उसकी सरफेस पे जो लग रहा है वो एयर रेजिस्टेंस है, यानी उल्टा वर्क करता है फ्रिक्शन फोर्स, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट है आपका कैसा होगा, रेस्ट में होगा और मस्ट बी ओवरकम स्टार्ट इन मूवी, यानी जैसे ही आपका जो बॉडी है आपकी वो मूव करना स्टार्ट करे, मूव करने से पहले, ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यूज होती है उसी को हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। इट इंक्रीजेज विद अप्लाइड फोर्स अंटिल रीचेज इट मैक्सिमम वैल्यूज, जब ये मैक्सिमम वैल्यूज पर पहुंच जाता है, ठीक, उसके बाद में जब एक्सटर्नल फोर्सेस ज़्यादा हो जाता है, बॉडी क्या करने लगती है, मूव
करने लगती है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो पुशिंग एनी रेस्टिंग ऑब्जेक्ट, कोई भी रेस्ट में ऑब्जेक्ट है उसको हम पुश कर रहे हैं, कैन कॉजेज स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक, वॉकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, रबिंग हैंड्स, ये सब क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन के पार्ट है। यहां से आप देख सकते हैं ये स्टैटिक फ्रिक्शन के एग्जाम्पल हैं, क्लाइंबिंग ऑन रॉक, रबिंग ऑन हैंड्स, जो आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसको पुश कर रहे हैं। आइए बात करते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन की। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या, फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव, पहले से वो मूव कर रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, इट जनरली लेस देन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उससे ये लेस होता है, ठीक है। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग ऑन ए स्लेज, प्लेइंग ऑन ए स्लाइड, ठीक है, ड्रैगिंग एनीथिंग फॉर्मिंग राइट टू लेफ्ट फ्लोर, यहाँ से आप देख सकते हैं ये सब एग्जाम्पल हैं टाइप्स ऑफ रोलिंग फ्रिक्शंस के, सॉरी रोलिंग नहीं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के। रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होगा, जो बॉडी है आपकी वो रोल करेगी, ऑब्जेक्ट रोल ओवर ए सरफेस सच एज व्हील ऑन ए रोड, ठीक है, वॉल ऑन ए ग्राउंड। लेस देन होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, और इट इज इजियर टू रोल ऑन ऑब्जेक्ट देन टू स्लाइड इट। एग्जाम्पल की बात करें, मूवमेंट ऑफ ए व्हील, फ्रिक्शन बिटवीन पेंट रोलर एंड द वॉल, यहाँ पे देख रहे हैं टायर के बीच में, ये एग्जाम्पल है रोलिंग फ्रिक्शन के। फ्लूइड फ्रिक्शन में, तो फ्लूइड में एक वाटर आता है फ्लूइड के अंदर, और एक गैस की फॉर्म में और लिक्विड की फॉर्म में। तो गैस की फॉर्म में हम एग्जांपल ले सकते हैं, एयरक्राफ्ट हवा में उड़ रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्सेस उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जो उसकी सरफेस के बीच में, नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड कर रहे हैं। और फ्लूइड के अंदर जो वाटर है या कोई फिश है, अगर कोई स्विमर है वो उसमें स्विम कर रहा है, तो वाटर की जो सरफेस और उसकी सरफेस जो है स्विमर की या जो फिश की सरफेस है, जो स्किन है, वो अपोजिट डायरेक्शन में उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वही आपका फ्लूइड फ्रिक्शन है। ये एग्जांपल देख सकते हैं। फिश मूविंग अंडर वाटर, कोई फिश मूव कर रही है अंडर वाटर सबमरीन्स है, ठीक है, एरोप्लान्स फ्लाइंग है, स्काई डाइविंग है, ठीक है, पैराग्लाइडिंग है, ये सब आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये फिश मूव कर रही हैं, ये सबमरीन है, यहाँ पे ये एयरक्राफ्ट है, ये स्काई डाइविंग है, यहाँ पे ये देख सकते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में। आइए बात करते हैं लॉज ऑफ फ्रिक्शन की। तो ये हमने फ्रिक्शन और फ्रिक्शन के प्रकार देखे, उसके बाद देखते हैं लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है। द मेन लॉज ऑफ फ्रिक्शन आर दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया। जो एरिया होता है उस पर इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, और किस पे डिपेंड होता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स पर प्रोपोर्शनल होता है, बट डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ सरफेस होता है, ठीक है, जो सरफेस है हमारे उसके नेचर के वजह से, तो रेगुलरिटीज इरेगुलरिटीज, ठीक है, रफ है सरफेस, तो कैसा होगा, नेचर हो गया। तो नेचर ऑफ सरफेसेस की वजह से ये कोजेज होता है, इस पर डायरेक्ट डिपेंड होता है, एरिया पे इंडिपेंडेंट रहता है, एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। ये लॉज ऑफ फ्रिक्शन है, और किसके प्रोपोर्शनली होता है, नॉर्मल फोर्स के प्रोपोर्शनली होता है। फ्रिक्शन फोर्स कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स के। डायरेक्शन, नॉर्मल फोर्स, कॉन्टैक्ट एरिया, सरफेस नेचर, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है, और इस पे डिपेंड नहीं करता। नॉर्मल फोर्स के प्रोपोर्शनलिटी होता है, ठीक है, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नॉर्मल सरफेस के, नॉर्मल सरफेस एन, तभी हम फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू हम म्यू एन बोल देते हैं, और ये फॉर्मूला फ्रिक्शन फोर्स का आ जाता है। म्यू क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है, उसका कोफिशिएंट है, नॉर्मल रिएक्शंस एन हो गई आपकी। इसके अकॉर्डिंग होता है, डायरेक्शंस अपोजिट होती हैं। जो मूव आपका, अगर इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसको मूव करा रहे हैं, तो डायरेक्शन क्या होगी,
इसकी एफ एफ की यानी फ्रिक्शन फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो लॉज ऑफ फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी बॉडीज के उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगी। नॉर्मल फोर्स, मैक्सिमम जो नॉर्मल फोर्स है आपका काइनेटिक फोर्स के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। और मैंने अभी आपको फॉर्मूला भी बताया था, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल रिएक्शंस के, और फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू एन हो जाता है, यहाँ पे कोफिशिएंट हो जाता है फ्रिक्शन का, और एन नॉर्मल रिएक्शन से। कॉन्टैक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सरफेस ऑफ नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड द नेचर ऑफ सरफेसेस, जो टू सरफेसेस है उनके कांटेक्ट है उनके बीच में, यानी रफनेस एक तरीके से बोल सकते हैं, रफ या रफनेस कह सकते हैं, उन पर डिपेंड करता है। आइए बात करते हैं, ये फ्रिक्शन था यहाँ से यहाँ तक, ठीक। फ्रिक्शन के बाद में आप देखते हैं मोशन ऑफ बॉडीज। जब बॉडीज आपकी मोशन में रहती हैं तो किस तरीके से उस पर फोर्सेस एक्ट होते हैं। तो एनालाइज ऑफ ए मूविंग बॉडीज सब्जेक्ट टू फ्रिक्शन इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स प्राइमरली इन्वॉल्व्स काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी डायनेमिक फ्रिक्शन का ही पार्ट है, विच इज़ द फोर्स दैट अपोज मोशन वंस ए बॉडी इन मोशन। जब बॉडी आपकी मोशन में होती है तब उस पर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के हो गया, नॉर्मल रिएक्शंस हो गए, और फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। ये मोशन ऑफ बॉडीज में हम कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम तक जब पहुंचेंगे तो उस तरीके से हम निकाल सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ से मूव कर रहा है और ये सरफेसेस हैं, ये कोई भी ये मूव कर रहा है, ठीक है, बॉडी मूव कर रही है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक, काइनेटिक फोर्स है, यानी कोई भी काइनेटिक फोर्स एफ के हमने अप्लाई किया तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्सेस है, जो फ्रिक्शन फोर्स हैं वो अप्लाई होंगे, काइनेटिक वाला फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे भी लगेगा। इस बॉडी का जो वेट होगा वो डब्लू वेट होगा, ठीक है, इस वेट की वजह से जो नॉर्मल रिएक्शंस होगी अपोजिट डायरेक्शन में वो एन होगी, ठीक। ये फोर्स हो गया। अब इसको जब हम बैलेंस करते हैं, ठीक, जब यहाँ बैलेंस करेंगे तो काइनेटिक फोर्स जो एक्स एक्सिस पर फोर्सेस हैं वो उनको हम इक्वल टू 0 कर देंगे। जो एफ के है या जो एफ नेट निकालेंगे हम एक्स एक्सिस डायरेक्शन में इक्वल टू 0, वो कितने होंगे, एफ के माइनस एफ के, ठीक, ये नेट फोर्स हो गया एक्स डायरेक्शन में, और एफ के माइनस यहाँ पे कितना होगा, एफ के यानी जो फ्रिक्शन फोर्स है वो म्यू के और एन, ये फोर्स हो जाएगा आपका एक्स डायरेक्शन में नेट में। तो ये आपकी मोशन ऑफ बॉडीज है। यहाँ से बाई डायरेक्शंस का अगर देखते हैं तो एफ बाय नेट कितना होगा, इक्वल टू 0। कितना नेट होगा यहाँ से, एन माइनस डब्लू होगा, एन माइनस डब्लू होगा। ये यहाँ से एफ बाय नेट होगा, यहाँ से हम एन की वैल्यूज पुट कर सकते हैं और यहाँ पर रख सकते हैं, तो ये आपका एफ बाय नेट हो गया। एनालिसिस किस तरीके से करते हैं मूविंग बॉडीज का, पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बना करके दिखाया था। एफबीडी बनाएंगे, अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर सकते हैं। एफ सेकंड लॉ क्या है, एफ इक्वल टू एम ए है। एफ क्या है, यहाँ पर नेट फोर्स ले लेते हैं, ये आपका मास हो गया, ठीक है, किसी बॉडी का मास हो गया। ये क्या है, एसिलेशंस है। उसके बाद में यूज द काइनेटिक फ्रिक्शन फार्मूला को हम यूज कर लेंगे, जो फॉर्मूले अभी हमने देखे हैं। सोल्व द अननोन, जो भी हमारे पास में अननोन वैल्यूज हैं उनको हम सोल्व कर सकते हैं, जैसे एसिलेशंस हो गया, मास हो गया, या हम नेट फोर्स भी निकाल सकते हैं। कोई भी बॉडी है ये मूव कर रही है, ठीक है, एफ फोर्स से मूव कर रही है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक। इसका अपना वजन हो गया और वजन की वजह से यहाँ से नॉर्मल रिएक्शंस हो गई।
तो एनालिसिस जब हमें करना है तो n इक्वल टू, जब बाई डायरेक्शन में देखेंगे समीशन ऑफ ऑल फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया, W हो गया, इक्वेशन से एक हो गई। और सेकंड समीशन ऑफ ऑल फोर्सेज इन x डायरेक्शन इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से f x डायरेक्शन यानी जो जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, एफ एक्स नेट भी बोल सकते हैं हम। तो एफ एक्स जो ऑल फोर्सेज आ गए वो इक्वल टू 0 है। कौन कौन से, एफ हो गया माइनस एफ एफ हो गया। तो यहाँ से एफ माइनस एफ एफ म्यू एन के बराबर होगा, ये म्यू एन हो गया। और एन की वैल्यूज यहाँ पे डब्लू हो जाएगी, तो यहाँ पे एफ माइनस म्यू डब्लू भी हम लिख सकते हैं इस केस में जो आपको डायग्राम दिख रखा है। एफ एक्स नेट हो गया, ये फोर्सेस हो गया। और यहाँ से हम जो सेकेंड लॉ है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, उसके अकॉर्डिंग एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। तो वहाँ से एफ नेट की वैल्यूज, एफ नेट इन एक्स डायरेक्शन यानी जिधर को मूव कर रहा है, जिधर को बॉडी आपकी मूव कर रही है, तो इधर को मूव कर रही है एक्स डायरेक्शन में, इक्वल टू एम ए। यहाँ से हम ये फाइनल इक्वेशंस निकल के आ गई। यहाँ से जो अननोन्स रहेगी, जो भी अननोन होगा इसमें, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में है तो y वाला पार्ट ले लेंगे जो n इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू एम जी है, जो अभी मैंने सोल्व करके भी आपको दिखाया वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। फोर्सेज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जब अप्लाइड फोर्स P एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, जो अभी दिखाया था बिल्कुल नॉर्मल डायरेक्शंस में लगा हुआ है, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ मोशन x इक्वल टू पी माइनस के, सभी अभी मैंने नेट यहाँ से निकाल करके आपको दिखाई है इक्वेशंस, ठीक। फोर्स परपेंडिकुलर द इंक्लाइन, फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, अगर इंक्लाइन में है, फोर्सेस पैरेलल टू द इंक्लाइन, बॉडी मूविंग डाउन, बैक में जा सकती है, अप में जा सकती है, दो केस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर फोर्सेस पैरेलल टू द इंक्लाइन यानी इंक्लाइन के पैरेलल लग रहा है। किस तरीके से लग रहा है, इस तरीके से है कोई बॉडी, फोर्सेस ये पैरेलल टू द इंक्लाइन, कोई भी थीटा है, इसका जो वेट है वो W है, यहाँ पे थीटा है, ठीक है। तो ये जो फोर्स लग रहा है F, वो पैरेलल लग रहा है इंक्लाइन के, ये इंक्लाइन सरफेस है, इसके पैरेलल लग रहा है। तो यहाँ पे इसका ये कंपोनेंट ले लेंगे W कोस थीटा, और इधर फिर W साइन थीटा, और यहाँ पर ये n आ जाएगा म्यू n, जो कि फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल टू होगा। ये F हो गया और इसका ये n हो गया रिएक्शंस। इनको एफ एक्स इक्वल टू 0 जो यहाँ पे बना रखा है, एफ एफ दे रखा है, इनको इक्वेट कर देंगे, हम इक्वल कर देंगे इसको, इसी को हम इंक्लाइन सरफेस एनालिसिस बोल देंगे। आइए बात करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन की। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स था उसके बीच का एंगल और रिजल्टेंट फोर्स के बीच का एंगल, वो कहलाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्मल रिएक्शंस एंड द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग, ठीक है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, एंगल है किस किस के बीच का एंगल है, जो नॉर्मल रिएक्शंस है और साथ में क्या है, रिजल्टेंट फोर्स। नॉर्मल रिएक्शंस और रिजल्टेंट फोर्स के बीच में जितना भी एंगल बनना है उसको हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। आइए देखते हैं डायग्राम में, ये नॉर्मल रिएक्शंस हो गई, अगर रिजल्टेंट फोर्सेज इस डायरेक्शन में है तो आपका जो थीटा है ये क्या एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। इधर अगर नॉर्मल रिजल्टेंट फोर्सेज है तो थीटा इधर होगा, वो आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा। ये फोर्स अप्लाई हो रहा है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में लिमिटिंग फ्रिक्शन है। एंगल ऑफ रिपोज क्या है, ठीक है, जो आपका इंक्लाइंड यानी स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ एन इंक्लाइंड सरफेस एट विच एन ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन इट, इट विल बिगिन टू स्लाइड डाउन ड्यू टू ग्रेविटी अलोन, यानी ग्रेविटी की वजह से। देखिए ये आपकी ये इंक्लाइंड सरफेस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये जितना थीटा है जो इंक्लाइंड थीटा है, ठीक है, ये वैल्यूज है, अभी स्टैटिक है, रुकी हुई है,
इसको हमने थोड़ा सा और बढ़ा दिया, अभी भी ये बॉडी क्या है, रुकी हुई है, स्थिर है। फिर और हमने इसको इंक्लाइंड सरफेस को बढ़ा दिया, ठीक। अब क्या है, ये स्टार्ट करने लगी, मतलब वो स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ एन इंक्लाइंड सरफेस का स्मॉलेस्ट एंगल जिस पर ऑब्जेक्ट स्लाउ डाउन, मतलब डाउन में मूव करने लगा अपनी ग्रेविटी की वजह से, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया। पहले ये एंगल था, एंगल को हमने थोड़ा सा बढ़ाया, ठीक है। यहाँ पर रेस्ट में था ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन में जो ऑब्जेक्ट था आपका रेस्ट में था, उसके बाद हमने इस एंगल को, जो इंक्लाइंड एंगल था, इसको थोड़ा सा बढ़ाया। अभी भी जो सेकंड वाली सिचुएशन है वो स्टेट में है, यानी ऑब्जेक्ट आपका रोका हुआ है। थर्ड पोजीशन में क्या हुआ, ये जो ऑब्जेक्ट है वो डाउन में स्लाइड करने लगा, नीचे को जाने लगा। तो यही है स्मॉलेस्ट एंगल, वो स्मॉलेस्ट एंगल किसका, इंक्लाइंड सरफेस का, जिस पे ऑब्जेक्ट जो प्लेस्ड है वो स्टार्ट होने लगे, विल बिगिन टू स्लाउ डाउन, ग्रेविटी की वजह से वो नीचे को जाने लगे। स्मॉलेस्ट एंगल को, उसी स्मॉलेस्ट एंगल और इंक्लाइंड सरफेस को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। यहां से आप देख सकते हैं ये थीटा है, बेड है, ग्रेविटी की वजह से डाउन में स्लाइड करना स्टार्ट कर चुका है। तो ये जो स्मॉलेस्ट एंगल फाई यहाँ पे दे रखा है, यही क्या है आपका एंगल ऑफ रिपोज। भाई बात करते हैं वेज फ्रिक्शन की। वेज फ्रिक्शन क्या है, वेज फ्रिक्शन इज द रेजिस्टेंस फोर्स है, ठीक। वेज फ्रिक्शन इज द रेजिस्टेंस फोर्स है दैट अकर व्हेन इन वेज शेप, वेज शेप में हम इसको यूज करते हैं। देखिए रेजिस्टेंस जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन ऑलवेज रेजिस्टेंस फोर्स ही होता है, लेकिन यहाँ पे वेज लगा हुआ है। तो जो हम वेज फोर्स, यानी जो ऐसा वेज शेप में जब हम फोर्स को रेजिस्टेंट कराएं, उसको रोकें वेज शेप बना करके, वेज शेप टूल बना करके, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वेज फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे लेते हैं, जो हमारी स्टडी टेबल होती है वो कभी कभी अप और डाउन होने लगती है, जो लेग्स हैं उसकी वो लेवल ग्राउंड पर नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, कोई पार्ट उठा करके, कोई लकड़ी का पीस उठा करके, कोई मेटल का पीस उठा करके, हम जो लेग ऊपर नीचे हो रही होती है उसके नीचे लगा देते हैं। तो जो जो हमने वो पीस लगाया, जो वो वेज शेप टूल था, उसी को हमने वहाँ पर वेज फ्रिक्शन डेवलप करा दिया और फिर वो प्रॉपर लेवल हो गई। तो वो उस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक, वो क्या है, वो अपोजिट करने वाले फोर्सेस हैं, वो उसको रोक रहे हैं इस तरीके से फोर्सेस को। तो वो क्या है, वेज शेप टूल है। तो सेपरेट कर रहे हैं, लिफ्ट करा रहे हैं या एडजस्ट करा रहे हैं ऑब्जेक्ट को, इनमें इसका यूज किया जाता है वेज फ्रिक्शन का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी ये ब्लॉक रखा हुआ है और ये ब्लॉक स्थिर नहीं था, हमने क्या करा, वेज शेप में लिया, ट्राइंगल शेप में लिया, ठीक है, कोई भी पीस लिया, कोई भी टूल लिया और इसके नीचे इसको फिक्स कर दिया, इससे ये फिक्स हो गया। और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये 1000 न्यूटन का ऑब्जेक्ट है, वो है अब स्थिर हो गया, कांस्टेंट रुक गया। तो ये वेज शेप में जो हमने ये टूल यूज किया, इस पर जो फ्रिक्शंस लग रहा है, इसकी सरफेसिस पर जो अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, ये रोटेट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये इसको रोटेट नहीं होने दे रहे। तो ये जो टूल है, जो वेज शेप टूल है, इसको रोटेट नहीं होने दे रहा, तो इसी को हम वेज फ्रिक्शन कहते हैं। यहाँ पे वेज फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर ये क्या है, वेज फ्रिक्शंस डेवलप हो रहे हैं। किस तरीके से वर्क करता है वेज फ्रिक्शन, प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, फ्रिक्शन रूल क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, सेल्फ लॉकिंग क्या है, आइए देखते हैं। प्रिंसिपल क्या है, स्मॉल फोर्स P applied to the wedge narrow and creates perpendicular forces on the surface it contacts causing separate or lifting। फ्रिक्शन रूल क्या है, फ्रिक्शन एक्ट्स along the contact surface opposing the impending motion, जिधर को मोशन या स्लाइड करने की कोशिश कर रहा ऑब्जेक्ट, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है जो फ्रिक्शन होता है। तो जो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, ठीक है, वो फ्रिक्शन रूल है और उसी को हम एक्ट करा देते हैं, ठीक।
उसी की वजह से, उस फोर्सेस की वजह से जो अपोजिट में होता है, उस फोर्सेस की वजह से वहाँ पर जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, वो मूव होने से रुक जाता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई रिलेटेड टू द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो किसके इक्वल टू होता है, tan फाई के इक्वल टू होता है। सेल्फ लॉकिंग यानी वो एज ए लॉक काम करता है, उसको रोक देता है, फिक्स कर देता है, ठीक, फिर मूव करना ही, ऑब्जेक्ट को मूव होने नहीं देता, ठीक। फ्रिक्शन इज ए स्ट्रॉन्ग एनफ, म्यू लाइट हाई और एंगल इज स्मॉल, वेज कैन स्टे इन प्लेस विदाउट एक्सटर्नल फोर्स प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम बीइंग पुश आउट। एप्लीकेशंस कहाँ यूज करते हैं हम इसको, लिफ्ट कराने में, ठीक है, लिफ्टिंग में, सेपरेट कराने में और एडजस्टिंग कराने में और लेबलिंग कराने में भी इसका यूज किया जाता है। पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, एनालिसिस जब करेंगे वेज फ्रिक्शन का, इक्विलिब्रियम की कंडीशंस लगाएंगे और जो फोर्स की डायरेक्शंस है उनको रिजोल्व कर लेंगे एक्स और वाई डायरेक्शन में। वहाँ से हम इनको कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करके हम वहाँ से एनालिसिस करके निकाल लेंगे। आइए देखते हैं स्क्रू जैक क्या है। स्क्रू जैक क्या है, एक सिंपल मशीन है, ठीक है, जो हैवी वेट को लिफ्ट कराने में काम आती है। तो जैक क्या है, एक ऐसी मशीन है जो कम फोर्स लगा करके भी, जो रोटेटिंग हम फोर्स लगा रहे हैं उसको रोटेट करा करके भी, और जो मैक्सिमम फोर्स है जिसको हम उठा नहीं सकते उसको वो लिफ्ट करा देती है। यही जैक का काम होता है। स्क्रू जैक, स्क्रू मीन्स जो उस पर लाइनिंग बनी होती है, स्क्रू होता है, नट बोल्ट होता है, उसमें क्या स्क्रू होते हैं। तो स्क्रू जैक आप सभी ने देखा होगा। स्क्रू जैक में क्या होता है, हम रोटेशन उस पर अप्लाई करते हैं और रोटेशन अप्लाई करा के जो मैक्सिमम लोड होता है, जो हैवी लोड होता है जिसको हम नहीं उठा सकते, उसको हम आसानी से उठा सकते हैं, बिल्कुल इजीली रोटेट कम फोर्स लगा करके। तो स्क्रू जैक क्या है, सिंपल मशीन है, कन्वर्टिंग करती है किसको, रोटेशनल इफेक्ट को, रोटेशनल इफेक्ट इनटू लीनियर इफेक्ट फोर्स। रोटेशनल फोर्स हमने रोटेट कराया, उसको हम रोटेट कराते हैं। जैक को जब हम स्टार्ट करते हैं, जैक से जब हम वर्क स्टार्ट करते हैं तो जैक से हम रोटेट करा रहे हैं, है ना, बहुत स्मॉल फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन वो लीनियर फोर्स जो बहुत ज्यादा हैवी फोर्स है उसको वो लिफ्ट करा रहा है। रोटेशनल इफेक्ट इनटू लीनियर इफेक्ट फोर्स यूजिंग एन इंक्लाइंड प्लेन प्रिंसिपल। किसका यूज करके, इंक्लाइंड प्लेन प्रिंसिपल का यूज करके, विद इन थ्रेड टू लिफ्ट हैवी लोड विद स्मॉल फोर्स। स्मॉल फोर्स से हम हैवी लोड को लिफ्ट करा सकते हैं। यही आपका जैक या स्क्रू जैक कहलाता है। प्रिंसिपल क्या है, इंक्लाइंड प्लेन का यूज किया हमने, कंपोनेंट्स देखें, पिच देखी हमने, मीन डायमीटर, हेलिक्स एंगल और फ्रिक्शनल एंगल, इन सब का कॉन्सेप्ट लगाया जाता है जैक के अंदर। सिंपल स्क्रू जैक दो प्रकार के होते हैं, सिंपल स्क्रू जैक और डिफरेंशियल स्क्रू जैक। सिंपल स्क्रू जैक कौन सा होता है, इट कंसिस्ट ऑन वन स्पाइंडल एक्सटर्नली थ्रेडेड, इट इज ए सिंगल स्टार्ट थ्रेड व्हेन वी गिव वन रोटेशन टू द लीवर। लीवर को हम केवल वन रोटेशन देते हैं, ठीक, इस केस में। और जो स्पाइंडल होता है विल मूव अपवर्ड इक्वली वन पिच ऑफ द थ्रेड। वन पिच होती है और जैसे ही हम उसमें रोटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली एक पिच के साथ में वो डायरेक्टली स्पाइंडल मूव करता है अपवर्ड डायरेक्शन में इक्वली। जितना हम रोटेट कर रहे हैं उतना ही वो इक्वल मूव कर रहा है। ये आप डायग्राम देख सकते हैं। जो सिंपल स्क्रू है इसमें रोटेशन एक ही है, इसको रोटेट करा रहे हैं और अपवर्ड में जितना रोटेट हम उसमें रोटेशन फोर्स लगा रहे हैं उतना ही वो लिफ्ट कर रहा है या डाउन कर रहा है। वेलोसिटी अगर रेशियो हम देखें तो डिस्टेंस मूव्ड बाय पिच डिवाइड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय डब्ल्यू, ये फॉर्मूला हो जाता है 2/L/P। L क्या, डिस्टेंस फ्रॉम द लीवर एंड टू स्पाइंडल एक्सिस, P पिच है और लोड ऑन स्क्रू जैक है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेज अप्लाई, P हॉरिजॉन्टल फोर्सेज जो अप्लाई है। यहाँ से हम वेलोसिटी रेशियो निकाल सकते हैं। डिफरेंशियल जैक में दो स्पाइंडल होते हैं, एक सेट होता है दो स्पाइंडल का, स्पाइंडल ए और स्पाइंडल बी। जो बी होता है, स्पाइंडल जो बी है वो एक्सटर्नली थ्रेडेड होता है, जो ए होता है वो दोनों से अटैच होता है, इंटरनली से भी और एक्सटर्नली जो थ्रेडेड है उनसे भी। इंटरनली जो थ्रेडेड होते हैं वो स्पाइंडल ए मैसेज विद द इंटरनली थ्रेडेड ऑफ स्पाइंडल बी। स्पाइंडल ए स्क्रू फिक्स होता है बेस से और जैसे हम रोटेट कराते हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हो दो स्पाइंडल हैं, स्पाइंडल ए स्पाइंडल बी, ठीक है, जो एक दूसरे से अटैच होते हैं, रोटेट कराते हैं। और ये आपका यहाँ पे डबल स्क्रू डिफरेंशियल स्क्रू जैक यहाँ पे आपको डायग्राम में
देख रहे हैं। वेलोसिटी रेशियो, यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाता है वेलोसिटी रेशियो का 2πl डिवाइड बाय पी ए माइनस पी वी, जो ए पर अप्लाई किया गया फोर्स है और जो बी पर अप्लाई कर रहे हैं। थैंक यू। ये आपका फर्स्ट यूनिट थी। आप इसके माध्यम से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है साथियों, धन्यवाद।